Hi friends, welcome to this lesson. Welcome to this channel. So in today's session we are going to discuss our unit number 14 of RBWM that is based on recovery of retail loan. लेसन को शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे चैनल के साथ नए लोग जुड़े हैं जेआईबी के एस्पिरेंट, उनको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग टारगेट जेआईबी 2023 प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। ये बेसिकली पेड कोर्स है जिसको लॉन्च किया गया एज पर न्यू सिलेबस। वी आर ऑफरिंग कोर्सेज फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। यू विल गेट यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़ एंड PDF. It costs ₹500 per subject and for PDF it costs ₹200 per subject. To purchase you need to WhatsApp on this number. तो दोस्तों देखिए, कोई भी एसेट हो, लोन हो, एक एसेट प्रोडक्ट एक ऐसा होता है जो कि बैंक लैंड टू कस्टमर फंड फॉर अ फी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी एसेट या लोन जो बैंक देती है कस्टमर को, लेकिन उसमें एक फ़ी रहता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब भी कस्टमर को बैंक लैंड करती है तो बैंक एक रिस्क को फेस करती है, जिसे कहते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क मतलब क्या हुआ कि वो कस्टमर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने बैंक रीपेमेंट नहीं किया, तो ये सबसे मेन रिस्क है जो कि बैंक फेस करती है ऐसे लैंडिंग में। तो जितना ज़्यादा इफिशिएंसीज होगा कलेक्शन डिपार्टमेंट का, उतना ही अच्छा एबिलिटी होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कि वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करे मोर कॉन्फिडेंस से। मतलब जहाँ से आप कलेक्शन, आपका जो कलेक्शन डिपार्टमेंट, आपका जो रिकवरी डिपार्टमेंट है, वो जितना एफिशिएंट होगा उतना ही अच्छा है बैंक जो है अपने किसी एसेट प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रिपेमेंट इन रिटेल लोन। तो किसी भी बैंकिंग इनिशिएटिव का सक्सेस का जजमेंट जो है उसके प्रॉफिट से ही नहीं होता है, ठीक है। किसी भी बैंकिंग इनिशिएटिव का सक्सेस जो है वो जज किया जाता है उसके वो बिजनेस सेगमेंट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यदि ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो मोर सक्सेसफुल मानी जाती है। और दोस्तों बैंक जो है वो अपने रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को एग्रेसिवली बिल्डअप करते हैं ताकि वो अपने रिटेल एसेट को एक्सपेंड कर सकें एज वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर इन द बैंकिंग। तो इसके अलावा दोस्तों चूँकि कस्टमर बेस लार्ज है, रिटेल बैंकिंग में मैंने आपको बताया था ना, कस्टमर बेस लार्ज है, हेट्रोजेनस है, तो इसीलिए रिस्क जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि वो लार्ज कस्टमर है तो रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट लोन। बैंक इस फेनोमेना का एडवांटेज लेती है और दोस्तों अपने रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करती है। तो ये है हमारा रिपेमेंट इन रिटेल लोन। अब दोस्तों फॉरेन बैंक के अलावा जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी अपने रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करती है, पास्ट डिकेड में एक्सपेंड किया है, इस एक्सटेंट तक किया है कि जो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो है वन ऑफ द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो लगभग उनके टोटल एसेट पोर्टफोलियो का 50% से ज़्यादा है। यानी उस प्राइवेट सेक्टर बैंक, कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे हैं जिनका टोटल जितना एसेट पोर्टफोलियो है उसमें से 50% से ज़्यादा इनका रिटेल एसेट पोर्टफोलियो ही है। पब्लिक सेक्टर बैंक ने भी एक्सपेंड किया अपने रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को बहुत तरीके से, लेकिन दोस्तों जिस एक्सटेंट से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने किया है उस एक्सटेंट से पब्लिक सेक्टर बैंक ने नहीं किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो साइज है वो 30% के रेंज में हुआ करता है। तो दोस्तों इसीलिए प्रॉफिट जो सेगमेंट से उन्हें जनरेट किया जाएगा वो भी अट्रैक्टिव होता है। लेकिन दोस्तों डिफ़ॉल्ट रिस्क आता है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा उस सेगमेंट से, लेकिन डिफ़ॉल्ट रिस्क का इनहेरेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क हमेशा रहता है रिटेल एसेट में भी, ठीक है। ऑल्दो रिस्क डाइवर्सिफाइड है लेकिन डिफ़ॉल्ट रिस्क फिर भी रहता है। दोस्तों इसके बाद है कि जो अनसिक्योर्ड नेचर है रिटेल एसेट का, जैसे मान लीजिए कि पर्सनल लोन दिया आपने, क्रेडिट कार्ड दिया, तो इस कारण से दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डिफ़ॉल्ट रिस्क के लिए ज़्यादा वनरेबल होता है। क्योंकि दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो अनसिक्योर्ड लोन आपने जो दे दिया, जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हो गया तो आप बैंक से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट थ्रू मनी सूट्स। द ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एसेट केम डाउन एज बैंक वेयर मोर कॉशियस इन द रिटेल लैंडिंग। तो क्या हुआ दोस्तों, रिटेल एसेट का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे घटा। क्यों नीचे घटा? कि जैसे बैंक ज़्यादा कॉशियस होने लगे अपने रिटेल बैंकिंग में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट रेट था, जो डेलिक्वेंसीज था वो भी बढ़ते गया, जैसे बैंक जो है बैकफुट पे चलते गए, ठीक है। मतलब रिटेल एसेट कम बनाने लगे, बैकफुट का मतलब यही हुआ, तो डिफ़ॉल्ट रेट भी बढ़ते गया, डेलिक्वेंसीज भी बढ़ते गया। हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन के केस में रीस्केड्यूलिंग किया गया मेजर वे में, ताकि दोस्तों स्लिपेज को अवॉइड किया जा सके नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में। जो हाउसिंग लोन है दोस्तों और जो हमारा एजुकेशन लोन है उसमें स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए या ताकि वो NPA में नहीं चला जाए, क्या किया जाए दोस्तों, रीस्केड्यूलिंग किया गया। और दोस्तों लोन लॉस प्रोविज़न को अट्रैक्ट किया गया, जो कि हमारे बॉटम लाइन को अफेक्ट करता है। अब दोस्तों एक टर्म होता है हॉलीडे पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड। ये क्या होता है? हॉलीडे पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड वो समय होता है, बोरोवर को एक समय दिया जाता है टर्म लोन के दौरान, जिसमें उसको कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करना होता है। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रिपेमेंट बोरोवर को नहीं करना पड़ता है। ये एक वेटिंग पीरियड है बिफोर विच रिपेमेंट बाय वे ऑफ EMI बिगिन।
मतलब आप इतना दिन तक कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट मत कीजिए, इसके बाद जो ये वेटिंग पीरियड है, इसके बाद जो पीरियड शुरू होगा आपको EMI देना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि रिपेमेंट स्टार्ट होता है जैसे आप इंटायर लोन को डिसबर्स कर देंगे तभी, ठीक है। जब आप इंटायर लोन को डिसबर्स कर देंगे तभी रिपेमेंट शुरू होता है। और टर्म लोन को डिस्पर्स किया जा सकता है सिंगल डेबिट में या मल्टीपल डेबिट में, जैसी इसकी रिक्वायरमेंट हो। और दोस्तों ये जो हॉलीडे पीरियड होता है, मोरेटोरियम पीरियड होता है, इसका इंटरेस्ट को एक्रू किया जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं कि जो रिपेमेंट कब स्टार्ट होता है, जब आप इंटायर लोन को डिसबर्स कर देंगे। टर्म लोन के केस में डिसबर्समेंट या तो सिंगल डेबिट में करेंगे या मल्टीपल डेबिट में करेंगे, और हॉलीडे पीरियड के जो इंटरेस्ट है उसको एक्रू किया जाता है। हाउसिंग लोन के केस में दोस्तों 18 महीना का हॉलीडे पीरियड अलाउ किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन के केस में ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन in respect of housing loan a holiday period up to 18 month is allowed in case of construction and 3 month in case of purchase, ठीक है। तो परचेज के केस में दोस्तों 3 महीना का आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाता है, ठीक है। तो किस केस में कितना इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 मंथ इन केस ऑफ परचेजेस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 3 महीना का दिया जाएगा। हाउसिंग लोन के केस में आपको परचेज यदि कर रहे हैं तो 18 मंथ का दिया जाएगा, दिया जा सकता है, मे बी अलाउड, ऐसे दिया जाता ज़रूरी नहीं है, इट मे बी अलाउड। तो दोस्तों द हॉलीडे पीरियड इज अलाउड विथ एन इंटेंशन टू अलाउ द बोरोवर टू गेट देयर सम इक्वल फॉर इक्विप, मतलब ये ऐसा पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि जो बोरोवर है वो रिपेमेंट के लिए इक्विप हो जाए। जो इनिशियल स्टेज होता है लोन के अवेल करने में, तो कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस भी होते हैं जो कि उनको मीट करने पड़ते हैं, किसे, बोरोवर को। अब बात करते हैं दोस्तों बुलेट पेमेंट की। इस केस में क्या होता है कि जो लोन अमाउंट है, साथ ही साथ लोन अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट है वो एक सिंगल पेमेंट में पे किया जाता है। जब लोन खत्म होता है तब उसे कहते हैं बुलेट पेमेंट, यानी आपका जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस जो आपने इंटरेस्ट है वो आपने एक पेमेंट में किया, सिंगल पेमेंट में किया, ठीक है। जो इसमें आपके स्मॉल वैल्यू गोल्ड लोन होते हैं ना, वैसे ही पे किए जाते हैं, उसको आप EMI के बेसिस पे नहीं पे करते हैं। आप क्या करते हैं कि सिंगल पेमेंट करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब जोड़ जाड़ के जो वैल्यू बनता है उतना पेमेंट होता है, उसे कहते हैं बुलेट पेमेंट। दूसरा होता है दोस्तों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन। ये जो पेमेंट होता है दोस्तों वो EMI में किया जाता है। जो लोन अमाउंट होता है उसको इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाता है। और दोस्तों जो इंटरेस्ट सर्विंग बर्डन है ये इनिशियल स्टेज में ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है इनिशियल स्टेज में। और जो बोरोवर होते हैं उनको लोन पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना होता है अलॉन्ग विद द इंटायर इंटरेस्ट एक्रूड इन द अकाउंट ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी उस पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ उसके साथ साथ जो लोन का इंस्टॉलमेंट है वो भी पे करना पड़ता है, किसे, बोरोवर को। तो इसे कहते हैं हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन। एक होता है बुलेट पेमेंट, एक होता है हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन। तीसरा होता है दोस्तों EMI। देखिए, एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हैं, लोन अमाउंट को इक्वली मंथली में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट सर्विसिंग बर्डन ज़्यादा होता है शुरू के स्टेज में, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या होता है कि रिकवरीज आर अफेक्टेड इन रिटेल लोन बाय इक्विटी। ज़्यादातर रिकवरी जो होते हैं वो EMI के बेसिस पे होता है। EMI मोड में क्या होता है कि लोन को रिपे किया जाता है फुल इन यूनिफॉर्म मंथली इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर रिपेमेंट पीरियड। जितना भी आपका रिपेमेंट पीरियड है उसमें यूनिफॉर्मली आप क्या करते हैं कि रिपेमेंट करते हैं। EMI का 2 कंपोनेंट होगा, एक प्रिंसिपल होगा, एक इंटरेस्ट होगा। EMI के केस में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो इनिशियल मंथ में कम होगा और इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे रिपेमेंट प्रोग्रेस करेगा तो प्रिंसिपल कंपोनेंट घटेगा और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में प्रिंसिपल कंपोनेंट कम था, इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा था, प्रिंसिपल कम इंटरेस्ट ज़्यादा। जैसे जैसे रिपेमेंट पीरियड बढ़ता है तो प्रिंसिपल बढ़ता है, इंटरेस्ट कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे रिपेमेंट होता है दोस्तों तो प्रिंसिपल कंपोनेंट घटता जाएगा और इंटरेस्ट चार्ज जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट विल गेट रिड्यूस एंड इंटरेस्ट चार्ज विल ऑल्सो डिक्रीज। इसीलिए दोस्तों सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट जो है ज़्यादातर प्रिंसिपल को सर्व करता है, राइट। इसीलिए सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट जो आगे का इंस्टॉलमेंट होता है विल सर्व मोर ऑफ द प्रिंसिपल। तो जैसे जैसे आपका रिपेमेंट पीरियड बढ़ेगा तो प्रिंसिपल का कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट का कंपोनेंट। तो EMI का फॉर्मूला दोस्तों इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला देख लीजिए। EMI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 1 + R होल टू द पावर n, अंडर ब्रैकेट नीचे डिनोमीटर में 1 + R होल टू द पावर n-1। तो दोस्तों यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N क्या है, नंबर ऑफ ईयर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। EMI का फॉर्मूला है, P है प्रिंसिपल यानी अमाउंट ऑफ लोन, आपका N है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। क्योंकि EMI ले रहे हैं ना तो हम लोग पर मंथ लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग गलती करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आप लोगों को अगले वीडियोज़ में जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर कभी कभी फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, EMI का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला होता है। बस याद रखिएगा कि R जो है ना वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ है, ठीक है। तो आपको यदि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो उसको पर मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है।
चलिए अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट पर एनम है 10%, ठीक है। तो 10% आपका इंटरेस्ट रेट पर एनम है, तो आपको क्या करना है, पर ये आपको पर मंथ करना है ना, तो उसको 12 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे और कस्टमर को आप एडवाइस करेंगे कि आप लोन सर्विसिंग के रिगार्डिंग। तो बैंक को एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एमोटाइजेशन स्केड्यूल दिया जाए बोरोवर को जब भी वो लोन सैंक्शन करे। अब ये एमोटाइजेशन स्केड्यूल क्या होता है, ये जो एमोटाइजेशन स्केड्यूल होता है दोस्तों, वो एक कंप्लीट टेबल ऑफ पीरियोडिक लोन पेमेंट होता है। यानी आप एक टेबल देते हैं लोन पेमेंट का, इसमें आपको अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हर एक पेमेंट का पार्ट है वो शो किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए कि अगले महीना आप पेमेंट किए, तो उसमें कितना परसेंट प्रिंसिपल है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, ये आप शो करते हैं। इसे कहते हैं हम लोग एमोटाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है। तब तक आपको दिखाना है जब तक वो लोन को आप पे ऑफ नहीं कर दें एंड ऑफ इस टर्म। मान लीजिए लोन ऐसा है जिसमें फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो भी चेंज, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है, तो यदि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन है तो जो भी आपका कोई भी चेंज आया इंटरेस्ट रेट में, उसको आपको ईएमआई में अकॉर्डिंगली चेंज करना है, ठीक है। चेंज जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट होगा उसमें भी चेंजेस आएंगे। दोस्तों चेंज या तो आप ईएमआई में कीजिए या लोन के टेनर में कीजिए, दोनों में चेंज कर सकते हैं। या तो आप टेनर बढ़ा दीजिए, यानी तो ईएमआई का वैल्यू बढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों डिफ़ॉल्ट एंड रीस्केड्यूलिंग रिटेल लोन। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट एक ऐसा इवेंट होता है जो कि जिसका कारण क्या है, आपने जो इंस्टॉलमेंट एग्री किया था उसका पेमेंट नहीं किया, उसे कहते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट। आपने एग्री किया था कि नहीं हम सर्टेन डेट को इतना पे करेंगे, लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो इसे कहा जाता है डिफ़ॉल्ट। तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि क्रेडिट को यूज़ किया जाए जिस पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया है उसी के लिए। मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए है तो हाउसिंग लोन लिया है तो घर ही खरीदिए, ठीक है। ये सभी गुड रिलेशनशिप को सस्टेनेबल गुड रिलेशनशिप है। दूसरी बात कि जो आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो पेमेंट है वो आप एग्रीड टर्म के अनुसार कीजिए। तीसरा क्या है कि बोरोवर सारा जानकारी देगा, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी हाइपोथिकेशन क्या है और बिजनेस की कंडक्ट क्या है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे बोरोवर को सारा जानकारी देना पड़ेगा, हाइपोथिकेशन, सिक्योरिटी के बारे में जानकारी। चौथी बात क्या है कि ना ही बैंक ना ही बोरोवर कोई स्टेप लेगी इस रिलेशनशिप को जियोपार्डाइज करने का। तो दोस्तों इन सभी में से जो आइटम नंबर 2 है सबसे इंपॉर्टेंट है। आइटम नंबर 2 क्या है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज एट पर द एग्रीड टर्म, कि जो हमने एमोटाइजेशन शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कीजिए। यदि रिपेमेंट शेड्यूल नहीं एडहेयर किया जाएगा एज पर द कमिटमेंट मेड, तो ये डिफ़ॉल्ट में ट्रांसलेट कर लेता है। मतलब कि हमने कहा था कि सर्टेन इतना अमाउंट आपको मंथली पे करना है, आप नहीं कर रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और दोस्तों डिफ़ॉल्ट का जो सिवियरिटी है वो वेरी कर सकता है कितने पीरियड तक वो डिफ़ॉल्ट है। मतलब डिफ़ॉल्ट का पीरियड क्या है, हो सकता है कि सिंपल ओवर ड्यू हो, या हो सकता है कि एनपीए में चला जाए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाए। तो दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट का सिवियरिटी डिसाइड करता है इस चीज़ को। अब दोस्तों क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं रिटेल लोन के डिफ़ॉल्ट होने के। आप एक कोई होम लोन का एग्जांपल ले लीजिए। होम लोन को दोस्तों 2 प्राइस फॉर्मेट में ऑफर किया जाता है, एक होता है फिक्स प्राइसिंग और एक होता है हमारा वेरिएबल प्राइसिंग या फ्लोटिंग प्राइसिंग। आयरनी ये है कि जब तक फिक्स प्राइसिंग भी जो है दोस्तों एक फ्लोटिंग प्राइसिंग का कैरेक्टर ले लेता है, एज इंटरेस्ट इज रीसेट एज पर द रीसेट क्लाउज एग्रीड बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। जो लेंडर है और जो बोरोवर है, लेंडर बैंक है, बोरोवर को भी पर्सन हो सकता है, तो उनके बीच में एक एग्रीड टर्म है, ठीक है, एक क्लाउज है। तो होता क्या है कि फिक्स्ड प्राइसिंग जो है वो फ्लोटिंग प्राइसिंग का भी रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि आप फिक्स्ड प्राइसिंग को रीसेट कर लेते हैं फ्लोटिंग प्राइसिंग में एज पर द रीसेट क्लाउज। अब दोस्तों जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम लोग ईएमआई कहते हैं, वो फिक्स्ड होता है बेस्ड ऑन रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द लोन। यानी जब लोन बोरोवर ने लिया उस वक्त जो रेट था वही रेट पे ईएमआई को फिक्स किया जाता है। और जो एग्रीड रिपेमेंट पीरियड होता है वो डिपेंड करता है बोरोवर की सर्विसिंग कैपेसिटी की, कितना पैसा वो दे सकता है, उस बेसिस पे टेनर डिसाइड किया जाता है। स्टीप चेंज इन इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आ गया 200 से 300 से बेसिस पॉइंट, पता है ना इंटरेस्ट रेट को मेजर किया जाता है बेसिस पॉइंट के टर्म में। हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिस पॉइंट क्या होता है, अभी फिलहाल आप याद रखिए इंटरेस्ट रेट का यूनिट होता है बेसिस पॉइंट। तो मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट में 200 से 300 बेसिस पॉइंट में चेंज आ गया, तो आपका रिपेमेंट का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज कर देगा। कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा दोस्तों, यदि मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, चाहे फिक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वो क्या करेगा आपकी ईएमआई को बढ़ा देगा, राइट। एनी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यदि मान लीजिए कि फिक्स इंटरेस्ट रेट हुआ या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हुआ, कुछ भी इंक्रीज हुआ, तो क्या करेगा आपकी ईएमआई को बढ़ा देगा। और ईएमआई बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए,
ईएमआई बढ़ेगा तो कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो उसने ओरिजिनली कमिट किया था उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चांस ये है कि कस्टमर वुड नॉट बी एबल टू सर्विस द हायर ईएमआई, द लोन रिपेमेंट विल बी अंडर डिफ़ॉल्ट। अब मान लीजिए, अब ये चांस क्या है, कस्टमर नहीं दे पाएगा वो एक्स्ट्रा पैसा जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने के कारण वो आया, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आ जाएगा। और यदि वो डिफ़ॉल्ट 90 दिन तक रहा तो वो लोन एनपीए हो जाता है। तो ये सब नियम आपको पता होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट कब होगा, एनपीए लोन कब होगा, डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो लोन का जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगा, कस्टमर नहीं पे कर पा रहा है, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट यदि 90 दिन तक रहा तो एनपीए में चला जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को एविएट कैसे करें, तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है, इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ होना बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पॉलिसी हो गया बैंक का। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच काउज दिस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। हम लोग आगे बात करेंगे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे एसेट और लायबिलिटी को मैनेज किया जाता है, क्या एनआईआई क्या होता है, एनआईएम क्या होता है, ये सभी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बस बात को समझिए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने का बहुत सारा कारण है। जैसे मान लीजिए कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बैंक का जो है उसके कारण हो सकता है, या कुछ ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, कुछ जो ह्यूज लेवल पे होते हैं, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, आरबीआई जो है मॉनेटरी कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंगली। तो इन सभी के कारण दोस्तों इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड से आउटकम क्या होगा, तो आउटकम ये होगा कि यदि हायर ईएमआई या तो आप ईएमआई को हाई करेंगे ताकि रिपेमेंट पीरियड को सेम रखा जाए। मान लीजिए 20 साल का लोन है और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अभी आप मान लीजिए 5,000 दे रहे थे ईएमआई, अब बढ़ के आप हो जाएगा 6,000। आपका 20 साल में ही देना है, लेकिन आप क्या किए, आप पैसा बढ़ा दिए, ईएमआई बढ़ा दिए, 5,000 की जगह 6,000 कर दिए। टेनर नहीं बढ़ा, टेनर वही का वही है, लेकिन आपने क्या किया, ईएमआई को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट का बढ़ गया है। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि आप ईएमआई घटा दें, ठीक है, और रिपेमेंट पीरियड को बढ़ा दें। मान लीजिए कि आपका 20 साल का लोन था, 20 साल का हाउसिंग लोन था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, तो आप क्या किए कि ईएमआई कम कर दिए, लेकिन 20 से 25 साल कर दिए, ठीक है, और उसे भी बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो दो एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है। तो कोई भी दोनों में से कोई भी आउटकम के द्वारा वो बैंक अफेक्ट करेगी। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि हायर ईएमआई पे करना चाहते हैं और रिपेमेंट पीरियड उतना ही रखना चाहते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि इंक्रीज़ ईएमआई देना चाहते हैं, ठीक है, एफर्ट मे नॉट, वो ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोन जो है ओवरड्यू हो जाता है, राइट। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, मोस्ट ऑफ कस्टमर, कुछ कस्टमर ऐसे बोलते हैं ठीक है मैं हायर ईएमआई दे दूंगा, ठीक है, और रिपेमेंट पीरियड मेरा वही लेवल रहने दीजिए। लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि इंक्रीज़ ईएमआई नहीं दे पाते हैं, और वो क्या होता है, सब्सटेंशियल हो जाता है, इसके कारण लोन क्या हो जाता है, ओवरड्यू हो जाता है और एनपीए हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सभी लेक्चर्स में मैं वीडियोस कवर करता हूँ, एक बेसिक पॉइंट को कवर करता हूँ ताकि आपको कुछ रटना नहीं पड़े, आप समझ जाएँ चीज़ों को। देखिए, समझ रहे ना, डिफ़ॉल्ट कब हुआ, एनपीए कब बना, क्यों एनपीए बना, इंटरेस्ट रेट के चेंज के कारण, सब कुछ एकदम लॉजिकल है। तो यदि आप इस तरह के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, काइंडली व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर। चलिए अब दोस्तों मैं बात करता हूँ डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी की। पहला होता है जेन्युइन डिफ़ॉल्ट। जेन्युइन डिफ़ॉल्ट में क्या होता है दोस्तों कि जेन्युइन डिफ़ॉल्ट में कस्टमर जो है लोन ईएमआई रिपेमेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रिपेमेंट कर रहा है, कि कुछ पर्सनल सेटबैक हो जाए, कुछ जॉब लॉस हो जाए, कुछ अनफॉर्चुनेट मेडिकल एक्सपेंस आ जाए। तो बोरोवर के पास मान लीजिए कोई सैलरी इनकम था, अब जो है जॉब ही उसका चला गया, या मान लीजिए कि बोरोवर का कुछ ऐसा मेडिकल एक्सपेंस आ गया, तो ये सभी हमारे जेन्युइन डिफ़ॉल्ट में आते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर बिज़नेस का है, तो हो सकता है कि कुछ नया कंपटीशन आ गया बिज़नेस में, कुछ लोकल कंडीशन में सडन चेंज आ गया, बिज़नेस ट्रेड में कुछ चेंज आ गया जो कि उसके बैलेंस को बिगाड़ दिया, राइट। कुछ डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आ गया, इस कारण से वो बैंक के ड्यूज़ को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये जेन्युइन डिफ़ॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशन टू पे इज इंटैक्ट, यानी पेमेंट तो वो करना चाहता है, लेकिन उसकी जो क्षमता है पेमेंट करने की वो इफेक्ट हो गई है, इस कारण से डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो इस केस में दोस्तों बैंक रिकवरी करेगी, वो केयर एंड कंसर्न वाली रहेगी। बैंक का जो अप्रोच रहेगा रिकवरी का, वो रहेगा केयर एंड कंसर्न, और वो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा। क्यों, क्योंकि बहुत समय देखा जाता है कि सेटबैक टेम्प्रोरी नेचर का होता है, और उसको समय देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है, कि जैसे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो, कस्टमर को समय देना चाहिए कि चलो ठीक है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न वाला नेचर होना चाहिए, कंसर्न का अप्रोच होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि डिफ़ॉल्ट का नेचर क्या है। जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप बैंक का क्या अप्रोच रहेगा, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत समय सेटबैक टेम्प्रोरी नेचर का होता है जो कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों बी आता है विलफुल डिफ़ॉल्टर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप पेमेंट में, जो बोरोवर है वो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जबकि उसके पास पूरा कैपेसिटी है कि वो ऑब्लिगेशन को ऑनर कर सकता है।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करना या रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को डिफ़ॉल्ट करना, और उसने क्या किया है, फ़ंड को दूसरे पर्पज़ के लिए डाइवर्ट कर दिया है। उसने लिया हाउसिंग लोन और यूज़ कर लिया मान लीजिए गाड़ी खरीदने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो ये है विलफुल डिफ़ॉल्ट। ठीक है। और उसने साइफोनिंग भी होता है दोस्तों बहुत सारा इसमें। ठीक है, किसी और को कम रेट ऑफ, मान लीजिए कि हमसे बैंक से लिया 8% पे और किसी और को दे रहा है 10% पे, इसे कहते हैं साइफोनिंग। होता है ना ऐसा। अब बैंक से केसीसी लिया, किसान क्रेडिट कार्ड लिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और वो क्या कर रहा है, किसी और को पैसा दे दिया वो कि लो तुम यूज करो और मुझे इतना ब्याज दो, इसे कहते हैं साइफोनिंग ऑफ फंड। तो ये सभी कराते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट। दूसरा क्या हो सकता है कि आप रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं कि उसने क्या किया है कि ही हैज़ रिमूव द मूवेबल फिक्स एसेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी गेन फॉर सिक्योरिंग अ टर्म लोन विदाउट द नॉलेज ऑफ बैंक और लेंडर। तो दोस्तों जो उसने सिक्योरिटी के रूप में रखा था फिक्स एसेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसने जो है बिना बैंक के नॉलेज में किसी और को दे दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया या रिमूव कर दिया। तो ये जो विलफुल डिफ़ॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। कीप इन व्यू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द बोरोवर, उस बोरो का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। ठीक है, और इसको इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करना है कि उसके आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन के बेसिस, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। और डिफ़ॉल्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं विलफुल। जो डिफ़ॉल्ट विलफुल होगा वो इंटेंशनल होगा, डेलिबरेट होगा और कैलकुलेटेड होगा। और विलफुल डिफ़ॉल्ट के केस में कस्टमर जानबूझकर ईएमआई पेमेंट नहीं करता है और उसका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इंटेंशन बोरोवर का मैलिफाइड है और कोई अटैम्प्ट नहीं होगा बोरोवर के साइड से कि वो लोन को सर्विस करे। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम ईएमआई को डिले करते जाएं और बैंक को डिफ़िकल्टी में डाले जाएं। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर के केस में जो बैंक का अप्रोच रहेगा वो रिकवरी बेसिस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चांस ऑफ रिकवरी ब्राइट नहीं दिख रहा है। तो बैंक एक सिस्टमेटिक और फर्म अप्रोच लेगी। पिछले केस में जो जेन्युइन डिफ़ॉल्ट था वहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच था, लेकिन यहाँ पे बैंकों को एक सिस्टमेटिक और फर्म अप्रोच लेना पड़ेगा ऐसे लोन को रिकवर करने के लिए। अब दोस्तों विलफुल डिफ़ॉल्टर के केस में पेनल्टी मेजर क्या है, तो वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेनल्टी मेजर क्या है कि कोई एडिशनल फैसिलिटीज़, कोई ग्रांट आपको नहीं करना है बैंक के द्वारा किसी भी लिस्टेड विलफुल डिफ़ॉल्टर का। एक लिस्ट आता है विलफुल डिफ़ॉल्टर का, उसको आपको कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं देना है। उसके अलावा कुछ कंपनीज जैसे एंटरप्रेन्योर, प्रमोटर, जहाँ पे बैंक ने दिखा है कि ये साइफोन कर रहे हैं या डाइवर्स फंड को डाइवर्सन कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको डिवार्ड कर देना चाहिए। ऐसे कंपनीज़ को डिवार्ड कर देना चाहिए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से कहीं से ही फाइनेंस ले सके। तो कुछ ऐसे कंपनीज़ होते हैं दोस्तों जो कि इन सभी चीज़ों में इंगेज होते हैं, साइफोनिंग में, ठीक है, फिर डाइवर्सन ऑफ फंड में, मिस रिप्रेजेंटेशन में, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। तो करना क्या है कि बैंकों को लेटर निकाल के ऐसे कंपनीज़ को डिवार्ड कर देना चाहिए, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ये लोन नहीं दे ले पाएँ। तीसरा क्या है, आपको लीगल प्रोसेस जहाँ भी ज़रूरत लगे बोरोवर के अगेंस्ट स्टार्ट करना चाहिए। फोरक्लोजर ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यू ये इनिशिएट करना चाहिए तुरंत का तुरंत। और जो लैंडर है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता है अगेंस्ट विलफुल डिफ़ॉल्टर जहाँ भी ज़रूरी हो। अब बात करते हैं दोस्तों डाइवर्जन ऑफ फंड। आपने ये वर्ड बार बार देखा होगा। डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि या तो आपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लिया, वर्किंग कैपिटल समझते हैं ना, रिवॉल्विंग फंड को कहते हैं। आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल है, तो आपने प्रोड्यूस किया, बेचा, फिर बैंक से पैसा लिया, फिर प्रोड्यूस किया, ये रिवॉल्विंग साइकिल, ये होता है वर्किंग कैपिटल। तो आपने वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड लिया, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सैंक्शन किया था बैंक इसलिए आप वर्किंग कैपिटल को यूज़ करेंगे, और आपने क्या किया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डाइवर्सन ऑफ फंड। दूसरा तरीका क्या है डाइवर्सन ऑफ फंड करने का, डिप्लॉइंग बोरोड फॉर पर्पस और एक्टिविटी और क्रिएशन ऑफ एसेट। देखिए, लोन सैंक्शन किया गया था, आप ज़मीन खरीदेंगे, लेकिन आपने क्या किया कि कार खरीद लिया। तो जिस चीज़ के लिए, जिस एसेट को खरीदने के लिए लोन दिया गया था, आपने उस एसेट को ना खरीद कर किसी और चीज़ में कर लिया। तो ये होता है हमारा डाइवर्सन ऑफ फंड। तीसरा क्या होता है, ट्रांसफरिंग बोरोड फंड टू द सब्सिडरी और ग्रुप कंपनी और अदर कॉर्पोरेट बाय व्हाटएवर मॉडलिटीज़। यानी आपने क्या किया, जो फंड बोरो किया है उसको किसी सब्सिडरीज़ को दे दिया या ग्रुप कंपनीज़ को दे दिया। और चौथा क्या होता है कि आपने फंड को रूट कर दिया थ्रू एनी बैंक अदर दैन द लेंडर बैंक और मेंबर ऑफ कंसोर्टियम विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ लेंडर। यानी उस फंड को आपने किसी दूसरे बैंक के थ्रू रूट कर दिया, या आपने क्या किया, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे उसके इक्विटी एक्वायर कर लिए, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एक्वायर कर लिए बिना लेंडर के अप्रूवल के। ये सभी चीज़ें हैं हमारे डाइवर्जन ऑफ फंड की। तो डाइवर्सन ऑफ फंड में क्या क्या बताया आपने, क्या क्या बताया आपको मैंने कि एक तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए आपने बैंक से लोन लिया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया। दूसरा क्या बताया आपको कि आपने एसेट खरीदने, किसी और एसेट खरीदने के लिए यूज़ किए लिया था और ले लिया कोई और एसेट। फिर क्या बताया दोस्तों, आपने सब्सिडरी या ग्रुप कंपनी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया, आपने रूटिंग ऑफ फंड कर दिया, और आपने दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनीज़ में, कैसे, इक्विटीज या डेप्ट को एक्वायर करके। तो ये सभी हमारे डाइवर्जन ऑफ फंड कहलाते हैं। दूसरा टर्म आता है दोस्तों साइफोनिंग ऑफ फंड। ये क्या होता है दोस्तों,
यदि बैंक से जो फ़ंड लिया गया है उसको जिस पर्पज़ के लिए लिया गया था उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, ठीक है, और ये फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एंटिटी और लैंडर के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है। तो दोस्तों जो कट ऑफ लिमिट रखा गया है पेनल प्रोविज़न का, चाहे वो विलफुल डिफ़ॉल्टर के केस में हो, साइफोनिंग ऑफ फंड में हो, वो है 25 लाख और मोर। याद रखिएगा, इन्वोकिंग पेनल प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर, मतलब यदि 25 लाख से ऊपर तक का फंड है जिसको डाइवर्ट किया गया है, साइफोन किया गया है, तो आपको पेनल प्रोविज़न लेना ही लेना है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पार्ट है मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कशन किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिपेमेंट इन लोन, ठीक है, बैंक जो है अपने रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बिल्ड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कुछ फॉरेन बैंक के बारे में, फिर न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, जिनका टोटल एसेट पोर्टफोलियो का 50% ज़्यादा रिटेल एसेट पोर्टफोलियो है। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक का भी जो है 30% के आसपास है। फिर मैंने आपको बताया कि रिटेल एसेट का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि बैंक ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं, बहुत डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ रही है, डिलिक्वेंसीज बढ़ रही है। हाउसिंग लोन के केस में दोस्तों स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए मोरेटोरियम पीरियड के बारे में आपको बताया। ये वो पीरियड होता है दोस्तों जिसमें कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करना होता है बोरोवर को। रिपेमेंट पीरियड बिगिन तभी होता है जब आप इंटायर लोन को डिसबर्स कर देंगे। टर्म लोन को डिसबर्समेंट या तो सिंगल में करेंगे या मल्टीपल डेबिट में करेंगे। हाउसिंग लोन के केस में मोरेटोरियम पीरियड 18 महीना का तक दे सकते हैं और कंस्ट्रक्शन केस में आप 3 महीना तक का दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बुलेट पेमेंट के बारे में बताया। बुलेट पेमेंट में क्या होता है कि आपने सारा लोन का पेमेंट एक ही बार कर देते हैं, जैसे कि स्मॉल गोल्ड लोन में देखा जाता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट लोन होता है और दूसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है हमारा इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि आपका जो लोन अमाउंट है उसको इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बोरोवर को जो लोन का इंस्टॉलमेंट है उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है वो देना है और प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट देना है। उसके बाद दोस्तों ईएमआई होता है। ईएमआई में क्या होता है कि आपको यूनिफॉर्मली मंथली इंस्टॉलमेंट होता है जो कि रिपेमेंट पीरियड तक स्प्रेड होता है, ठीक है। 2 कंपोनेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक इंटरेस्ट होता है। शुरू में प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे टाइम बीतता है तो प्रिंसिपल बढ़ता है, इंटरेस्ट कम होता है। ईएमआई का फॉर्मूला याद रखिएगा, P/R × 1+R/1 इसमें P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। याद रखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मंथली बेसिस पे है, ठीक है, पर मंथ है। N क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। तो हमें इसके बाद मैंने आपको एमोटाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताया। ये क्या कंप्लीट टेबल होता है पीरियोडिक लोन पेमेंट का, इसमें शो किया जाता है कि इस पार्टिकुलर ईएमआई में कितना % प्रिंसिपल है, कितना % इंटरेस्ट है। उसके बाद दोस्तों डिफ़ॉल्ट के बारे में बताया। डिफ़ॉल्ट के बारे में आपको बताया जेन्युइन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, क्या क्या कारण है डिफ़ॉल्ट होने का, कैसे प्रॉब्लम को अवॉइड करें, ठीक है। तो या तो आप ईएमआई को सेम रखेंगे और रिपेमेंट पीरियड बढ़ा देंगे, या रिपेमेंट पीरियड को सेम रखेंगे, ईएमआई बढ़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जेन्युइन डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये बताया आपको। यहाँ पे बैंक का क्या अप्रोच होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। तो सर आपको विलफुल डिफ़ॉल्ट के बारे में बताया कि फिर यहाँ पे बैंक का क्या अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पे बैंक को फर्म अप्रोच लेना पड़ेगा, सिस्टमेटिक अप्रोच लेना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि पेनल्टी मेजर क्या है। तो यदि मैं आपको साइफोनिंग ऑफ फंड क्या होता है, डाइवर्सन ऑफ फंड क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको किस केस में पेनल्टी प्रोविज़न लेना है, कट ऑफ लिमिट क्या है। तो ये था हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 14 का पार्ट 1। पार्ट 2 विल बी अवेलेबल टू पेड मेंबर ओनली. So if you want to get such type of lecture where every concept is cleared and we have revision session also, please WhatsApp me on the number. Thank you.